हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्यूबी डिस्कशन में आगे चलते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 299, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वापस से ऑनलाइन आई हूँ। अभी आपको भी पता है कॉन्वोकेशन था तो उसमें थोड़ा सा बिजी थे। बाकी मेरे पर्सनल जो घर है उसका भी रेनोवेशन चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा मेरा जो पूरा सेटअप है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू record anything, but yes, now I am back and I will provide you a video every day। ठीक है, तो अभी अपन ना फटाफट से रिवीजन शुरू करें। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डाइस लिमिटेड अपॉइंटेड टू सीए फर्म्स एमएन एसोसिएट्स एंड पीक्यूएन कंपनी एज जॉइंट ऑडिटर्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट फॉर द ईयर 31 मार्च 19। जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं। In the course of audit, it has been observed that there is major understatement in value of inventory. The inventory valuation work was looked after by MN and Associates, but there was no documentation for the division of work between the joint auditors। अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स है। पहली मिस्टेक क्या है कि भाई यहाँ पे अंडरस्टेटमेंट हुआ है। किस चीज का हुआ? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। वो किसने किया है? एमएन एंड एसोसिएट ने। वो काम किसने किया? एमएन एंड एसोसिएट्स ने। लेकिन अब दो जॉइंट ऑडिटर्स हैं। अब हमने ये जॉइंट ऑडिटर्स के केस में पढ़ा है कि आपके दो जॉइंट ऑडिटर्स या मल्टीपल जॉइंट ऑडिटर्स है तो उनके बीच में एक डिवीजन ऑफ वर्क का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि अगर हम ऑडिट में फॉर सपोज 10 आइटम्स चेक कर रहे हैं तो वो 10 आइटम्स में से कितने आइटम्स एमएन एंड एसोसिएट्स के पास है और कितने आइटम्स हमारे पीक्यूएन कंपनी के पास है। ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, जिसपे दोनों ही ऑडिटर्स के एंगेजमेंट पार्टनर्स के साइन हो। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ऐसी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा काम कौन करेगा। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद रिगार्ड टू रिस्पांसिबिलिटीज अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। तो देखो, अभी मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था जिसमें लिखा हो कि कौन सा काम कौन सा ऑडिटर करने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक पॉइंट आपका तो यही आएगा। आगे आप क्या लिख सकते हो कि अगर जॉइंट ऑडिट हो रही होती है तो सबसे पहले हमें डिवीजन ऑफ वर्क ही करना होता है कि कौन सा काम कौन करेगा। एंड जितना हमने डिवीजन कर दिया है वही ऑडिटर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे अभी यहाँ पे बात करें कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसके पार्ट पे था? एमएनएन एसोसिएट्स के पार्ट पे था। तो अगर उसमें अब गलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिर्फ एमएनएन एसोसिएट्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा, पीक्यूएन कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जी हाँ, ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है कि डिवीजन ऑफ वर्क होने के बाद जो काम जिस ऑडिटर को दिया जाता है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा ऑडिटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे टास्क है जो कि कॉमन रखे गए हैं, यानी कि हर ऑडिटर चेक करेगा, तो उसकी प्लानिंग से रिलेटेड सारे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन कोई एक पर्टिकुलर ऑडिटर कर रहा है, देखो ये मेन पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा आपको लिख के समझाना चाहूंगी। अगर कोई कॉमन वर्क है यानी सारे ऑडिटर्स का उसमें प्लानिंग है, उनकी वर्किंग है उसमें, तो कैसे होगा? अगर कॉमन वर्क है, उसकी प्लानिंग हुई, अगर उसमें सारे इन्वॉल्व थे तो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्लानिंग के लिए। प्लीज इसे ध्यान रखना, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? प्लानिंग के लिए। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आई तब सारे ऑडिटर्स ने एग्जीक्यूट नहीं किया। प्लानिंग में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये एक पर्टिकुलर ऑडिटर, फॉर सपोज अगर एमएन एसोसिएशन पीक्यूएन कंपनी में दोनों ने डिसाइड किया कि प्लानिंग तो हमने मिलके साथ में कर ली, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? पीक्यूएन कंपनी करेंगे। तो अगर अब एग्जीक्यूशन के टाइम उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ पे अंडरस्टेटमेंट हुआ, यहाँ पे तो चलो वो डिवीजन ऑफ वर्क के अंडर था, लेकिन अगर ये कॉमन वर्क भी होता है, अगर वो काम किसने किया? पीक्यूएन कंपनी ने, तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? सिर्फ इसकी रहेगी। यानी यहाँ पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। प्लानिंग के टाइम की अगर गलती है तो उसके सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन की गलती है तो जिसने वो काम एग्जीक्यूट किया है सिर्फ वही ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे ऑडिटर्स नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको कॉमन वर्क के लिए याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे 299 where joint auditors are appointed, they should by mutual discussion divide the audit work among themselves। उन्हें mutual discussion से खुद ही डिवाइड कर लेना चाहिए। The division of work would usually be in terms of audit identifiable units। हाँ, मैं आपको ये डिवीजन भी समझा देती हूँ कैसे हो सकता है। सपोज यही दोनों अपन फॉर्म्स ले लेते हैं। डाइस लिमिटेड ने दो ऑडिटर्स अपॉइंट करे, एमएन एंड एसोसिएट्स एंड पीक्यूएन। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है कि ये जो डाइस लिमिटेड है उसके कितने हैं? दो प्लांट्स हैं। एक हमारा सपोज राजस्थान में है एंड दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में है।
तो अब जितना भी वर्क राजस्थान से रिलेटेड है उसे कौन चेक कर रहा है, एमएन एसोसिएट चेक कर रहे हैं, एंड जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितना भी काम है उसे पीक्यूएन कंपनी चेक कर रहे हैं। तो ये तो हमारा डिवीजन हो गया आइडेंटिफिएबल यूनिट्स में, यानी ये दो यूनिट्स थी राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसमें वो डिवाइड हो गया। बट अगर ऐसा नहीं है, डाइस लिमिटेड सिर्फ एक होल कंपनी, एक ही उसकी फैक्ट्री है, एक ही उसका बिजनेस यूनिट है, तो उस केस में कैसे डिवीजन हो सकता है, उसमें हम बैलेंस शीट वाइज पी एंड एल वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं कि बैलेंस शीट पूरा एमएन एसोसिएट्स चेक करेगा, या फिर पी एंड एल पूरा पीक्यूएन कंपनी, या फिर असेट साइड को एमएन एसोसिएट्स चेक करेंगे एंड लायबिलिटीज को पीक्यूएन कंपनी। तो इस तरह से हम किसी भी वे में उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई सेट लॉजिक नहीं है कि हमें ऐसे ही डिवाइड करना है। आपने जैसे डिवाइड किया बस ठीक है, वो सही है, उसमें लिख लेना कि भाई हमने ये लिख दिया, हमारे ये डिवीजन ऑफ वर्क है, एंड उसमें दोनों ही एंगेजमेंट पार्टनर्स के साइन हो। क्या लिखा है अब? The division of work would usually be in terms of audit identifiable units of specified area. In some cases, due to the nature of the business entity under audit, such a division of work may not be possible. In such situations, division of work may be with reference to items of assets or liabilities or income or expenditure, or with reference to period of time. The division of work among joint auditors as well as the areas of work to be covered by all of them should be adequately documented and preferably communicated to the entity। यानी जो भी आपका डिवीजन ऑफ वर्क है या कॉमन वर्क आपने रखा है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड उसके बारे में एंटिटी को भी यानी ऑडिटी को भी नॉलेज होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है? In respect of the audit work divided among the joint auditors, each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate audit of the work performed by him. On the other hand, all the joint auditors are jointly and severally responsible। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ वर्क के लिए तो सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑडिटर ही रहेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो कि डिवाइड नहीं हुआ है उसके लिए सारे ऑडिटर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। The audit work which is not divided, जो काम डिवाइड नहीं है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। Decisions taken by all the joint auditors under audit planning phase concerning the nature, timing, extent of the audit procedure। ये वाला काम जो मैंने आपको ऊपर बोला कि अगर हमने दो तरह से डिवाइड किया, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में अगर सब इन्वॉल्व है तो प्लानिंग के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर ने किया तो एग्जीक्यूशन काम के लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, matters which are brought to the nature of the joint auditors by any one of them, or in which there is an agreement among the joint auditors, examining that the financial statements comply with the requirements of the relevant statute, यानी कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, उनसे कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ है, इंड एस, ensuring that the audit report complies with the requirements of the relevant statutes, applicable standards on auditing, and the other relevant pronouncements issued by the ICAI। ठीक है, आगे क्या लिखा है? The joint auditor should also discuss and document the nature, timing, extent of the audit procedures for common and specific allotted areas of audit to be performed by each of the joint auditors, and the same shall be communicated to TCWG। यानी आप क्या audit procedures अपने करने वाले हैं उसके लिए आपको डिटेल में लिख करके टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। इन जनरल कोई करता नहीं है, बट लिखा है तो भाई ठीक है, मान लेते करना चाहिए। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, वर्क एलोकेशन, ये जरूर होना चाहिए कि वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट हमारा बना, उसमें साइन हुए हो, एंड वो हमने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट किया हो। Hence, in respect of audit work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of the audit procedures। ठीक है, तो मतलब जो काम डिवाइड हुआ उसके लिए सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे क्या लिखा है? In the instant case, Dice Limited appointed two CA firms, MN Associates, PQL Company, as joint auditor for conducting audit. As observed during the course of audit, there is a major understatement in the value of inventory, and the inventory valuation work was looked after by MN Associates। ये तो facts of the case हो गए। अभी तक तो हम बस ये लिख रहे थे कि प्रोविजन क्या है, हमारे एसेज में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमने facts of the case लिख दिए, एंड लास्ट में हम क्या देंगे, अपना कंक्लूजन देंगे। In the view of SA 299, MN Associates will be held responsible for the same, as inventory valuation work was looked after by them. Further, there is a violation of SA 299 as division of work has not been documented। यानी देखो आप कितना
सिंपल वे में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो पूरा एनालाइज कर लिया कि कॉमन वर्क का क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क में कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की रहेगी, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे एंड देन लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर आपने इतना बड़ा एनालाइज वाला पोर्शन पढ़ा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार इतने पॉइंट्स मुझे याद नहीं रहेंगे, उसके फिर आपने अगर सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिख दिए कि कॉमन वर्क में क्या करना रहता है, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करना रहता है, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट किसे भेजना रहता है, किसे साइन करना रहता है, तो भी आपका आंसर एकदम फुल प्रॉपर बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Next question. NML Company LLP and ABC and Associates LLP are the joint statutory auditor of BHS Limited. BHS is a listed company and has been in existence for last 50 years. Since beginning, this company was audited by NQS and Associates. पहले इसकी audit कौन करता था? NQS. But due to audit rotation, the company had to bring in new auditors. यानी NQS हट गया and दो फिर नए joint auditors आए. Considering size of the company, two auditors were appointed as joint auditors. Since the company is new to these auditors and the concept of joint auditors, to whom audit work has been divided, management had a discussion and understood that each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट को क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है कि जॉइंट ऑडिट के केस में जॉइंट ऑडिटर सिर्फ उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसको एलोकेट हुआ होता है, वेदर और नॉट उसने सेपरेट रिपोर्ट बनाई है या नहीं बनाई है। यानी जो काम उसे एलोकेट हुआ है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, भले उसने सेपरेट रिपोर्ट बना के दी हो या फिर उसने जॉइंट रिपोर्ट में ही अपने पॉइंट्स लिखे हो, वो दोनों ही केस में जो वर्क उसे एलोकेट हुआ है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अब हमें इसको आगे इलैबोरेट करना होगा। पॉइंट हम मान लिए सही है, लेकिन हम बस डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना कि यस यू आर करेक्ट। हमें पूरा उसको लिखना होगा कि सेपरेट रिपोर्ट क्या होती है, जॉइंट रिपोर्ट क्या होती है, सेपरेट रिपोर्ट हमें किस केस में देनी होती है, उसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपनी रिपोर्ट में लिखने पड़ते हैं, वो सब हमें इसमें क्लियरली बताना होगा। तो अब यहाँ पर बात हो रही है सेपरेट रिपोर्ट जॉइंट रिपोर्ट की। जनरली क्या जानी चाहिए, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट जाती है। लेकिन अगर फॉर सपोज यहाँ पे दो ऑडिटर्स हैं, एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में आप सेम रिपोर्ट तो जा नहीं सकती कि एक बोल रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक बोल रहा है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, उन्हें सेपरेट रिपोर्ट बना के देनी होगी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये है एंड दूसरे ऑडिटर के अकॉर्डिंग ये है। तो इस केस में क्या करना होगा, अब दो रिपोर्ट्स बनी है, तो दो रिपोर्ट जैसे अलग अलग रहेगी तो कैसे पता चलेगा, तो दोनों ही रिपोर्ट्स में एक दूसरे के लिए क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए कि देखो ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, लेकिन इसकी एक और कॉपी है, मतलब दूसरे ऑडिटर ने भी, जॉइंट ऑडिटर ने भी अपनी एक रिपोर्ट बनाई है जिसको भी आपको रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमें यूजर्स को पूरी फुल नॉलेज देनी है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो दोनों ऑडिटर्स के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी कंक्लूजन है, वो यूजर्स को पता चलने चाहिए। दैट्स व्हाई हमें ये क्रॉस रेफरेंसिंग देनी पड़ती है। अब ये क्रॉस रेफरेंसिंग किस में जाती है, वो जाती है हमारे अदर मैटर पैराग्राफ में जाती है, विच इज एज पर ऐसे 706 राइट, अदर मैटर पैराग्राफ। उसमें हमें ये प्रॉपरली अपनी क्रॉस रेफरेंसिंग देनी होती है कि ये हमारी रिपोर्ट है, इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट है जिसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो वही पॉइंट्स इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आंसर देख लेते हैं। Essay 299 deals with the professional responsibilities which the auditors undertake in accepting appointments as joint auditors. The joint auditors are required to issue common audit report. However, when the joint auditors are in disagreement with regard to the opinion or any matters to be covered by audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditors. यानी एक joint auditor दूसरों के views से bound नहीं होता, वो अपनी independent opinion दे सकता है regarding the opinion or matters to be covered in the audit report, and it shall express opinion formed by said joint auditor in separate audit report in case of disagreement. In such circumstances, the audit reports issued by the joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued, यानी वही क्रॉस रेफरेंसिंग वाली कि जो दूसरे ने दी है उसमें उसके रेफरेंस हो, एंड जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी रेफरेंसिंग हो, issued by the other joint auditors. Further, separate audit report shall also make a reference in the audit report issued by the other joint auditors. Such reference shall be made under the heading Other Matter paragraph as per SA 706. Each joint auditor is entitled to assume that. अब आगे और क्या बोला जा रहा है इसमें, यहाँ पे अपन ने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, each joint auditor is responsible only for the work allocated to him. अब हर joint auditor को पता है कि जिसके पास जो काम है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फॉर सपोज अगर मैं NMN का भी LLP से, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि जो दूसरा जॉइंट ऑडिटर है उसके पास जो काम है वो उसे एकदम प्रॉपर्ली कर रहा होगा, जो भी स्टैट्यूट्स है उनसे कंप्लाई करके कर रहा है, जो भी हमारा एप्लीकेबल FRF है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मुझे उसके काम को चेक करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस मुझे कोई इस तरह की हिंट्स नहीं मिल रही, कोई इस तरह की
बैड स्मेल नहीं मिल रही है कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, अदरवाइज मैं चेक नहीं करने वाली कि भाई उसने काम प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। मैं ये अज्यूम करूंगी कि क्योंकि भाई वो भी आईसीआई का मेंबर है, एक प्रैक्टिसिंग हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, तो मैं उसके काम पे रिलाई करूंगी, अज्यूम करूंगी कि उसने काम प्रॉपरली किया है एंड जो काम उसे दिया गया वो उसने पूरा किया है, ऐसा नहीं कि आधा काम किया, पूरा काम किया है। The other joint auditors have carried out their part of audit work and work has actually been performed in accordance with essays. It is not necessary for a joint auditor to review work performed by others or perform any test in order to ascertain whether work has actually been performed in such a manner. The other joint auditor have brought to said auditors notice any departure from applicable FRF. यानी कि अगर कहीं पे भी उन्हें कोई डिपार्चर करना पड़े फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ फ्रॉम द लॉज एंड रेगुलेशन, तो वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर को आके खुद ही बता देंगे। अगर नहीं बताया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। Or significant observation that are relevant to their responsibilities noticed in the course of where financial statements of a division branch are audited by one of the joint auditors, other joint auditors are entitled to proceed on the basis that such financial statements comply with all legal and regulatory requirements and present a true and fair view of the state of affairs and of the results of operations of division branch. Before finalizing their audit, joint auditors shall discuss and communicate with each other their respective conclusion that would form content of the audit report. ठीक है, नाइस क्वेश्चन। ये कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये कंटेंट हम अपने थ्योरी नोट्स में करते हैं, ये जितना भी आप पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे थ्योरी नोट्स में कवर है, बट स्टिल हो सकता है कि बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस लिखा है, कमेंट लिखा है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाता है कि आपको जितना आता है ना आप सब कुछ लिख दो, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलूंगी कि आपको फिर भी 2-3 बार एक बार रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि हमें किस तरह से अपने कमेंट एडवाइस क्वेश्चन में अपने आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। Next question. Four audit firms, GPR, MKS, CY, and DES Associates have been appointed for conducting statutory audit of KNB Bank, a public sector bank in accordance with regulatory guidelines. The professional work was divided by audit firms on the basis of zones of bank. However, work relating to IT systems and controls was not allocated by them due to its very nature. यानी उन्होंने zone wise अपना काम बांट लिया था, लेकिन एक काम को उन्होंने डिवाइड नहीं किया, which was IT systems and controls. While planning for the above common work, it was decided to test IT general controls, application controls, and IT development dependent manual controls. Planned key audit procedures relating to this common area was included testing design and operating effectiveness of controls over computer operations, including backup, batch processing, and data center security. The actual audit procedure pertaining to testing controls over batch processing were performed by team DES and Associates. देखो क्या बात हो रही है, ये कॉमन वर्क था आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। इसमें प्लानिंग किसने की, चारों ऑडिटर्स ने की है, लेकिन उसमें से जो एक काम था विच वाज टेस्टिंग कंट्रोल ओवर बैच प्रोसेसिंग, वो काम एक्चुअली में किसने किया है, डीईएस एंड एसोसिएट्स ने, यानी प्लानिंग में सब है, एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक है। अभी अपन ने ये पहले क्वेश्चन में ये बात पढ़ी थी कि अगर कॉमन वर्क है जिसमें दो चीजें हैं, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो प्लानिंग वाले काम में अगर कुछ गलती तो सब रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन किसी एक ने किया है तो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होता है। आगे क्या लिखा है, इन केस वर्क इन रिलेशन टू अबव ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट परफॉर्म प्रोफेशनली बाय डीएस एंड एसोसिएट्स, यानी काम जो एग्जीक्यूशन है अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आपको यही ध्यान रखना है कि अगर एग्जीक्यूशन में किसी एक ने काम किया, उसमें एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ जो पर्टिकुलर ऑडिटर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे ऑडिटर्स नहीं होंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, in case of any lapses in performing such procedures, DES and associates would be responsible. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। Next question. ABC and Associates are joint auditors of a company. B is of the opinion that there are material misstatement in financial statements, which, if accounted for, would turn profit reflected in financial statements for 25 crore to loss of 5 crores. यानी 30 करोड़ का मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, 25 करोड़ प्लस 5 करोड़। बी बोल रहा है कि यहाँ पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है, लेकिन जो हमारे बाकी के ऑडिटर्स है वो बोल रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन रिपोर्ट है। तो मेजोरिटी क्या देना चाहते हैं, क्लीन रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन बी क्या देना चाहता है, एडवर्स रिपोर्ट देना चाहता है, एडवर्स ओपिनियन देना चाहता है। तो इस केस में उसे क्या करना चाहिए, क्या जो मेजोरिटी बोल रहे हैं वो मान लेना चाहिए या फिर उसे अपना विड्रॉ कर लेना चाहिए। दोनों ही काम नहीं करने हैं, उसे अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए एंड देन उस रिपोर्ट में क्रॉस रेफरेंसिंग करनी चाहिए। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था, वही सेम वापस से लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो रहा है कि डिसएग्रीमेंट है इन द केस ऑफ ओपिनियन
टू बी रिटन इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो उस केस में जो भी डिफरेंट ओपिनियन है वो पर्टिकुलर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सेपरेट बनाए एंड उसमें जो मेजॉरिटी रिपोर्ट बन रही है यानी जो मेजॉरिटी जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी रेफरेंसिंग अपनी रिपोर्ट में भी दे दे एंड जो अदर जॉइंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है उसमें भी वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट की रेफरेंसिंग को दे दे। और ये रेफरेंसिंग को हमें किस में देना है, अदर मैटर पैराग्राफ में देना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। Magnet Interiors Limited is a listed company engaged in manufacture of office furniture. The company has its activities divided into 4 geographic regions. The company has appointed 2 joint auditors to conduct the joint audit of the financial statements. EPs from both firms, CA Amar and CA Chaitanya, along with their audit teams, had a meeting to discuss the areas of the work to be divided and their respective responsibilities. Explain responsibilities of joint auditors with respect to such joint audit. वापस से सेम क्वेश्चन आ चुका है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जॉइंट ऑडिटर की। तो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, एक तो जो डिवाइड हो चुका है वर्क उसकी तो पूरी है ही, लेकिन अगर कोई वर्क डिवाइड नहीं हुआ है जिसके डिफरेंट पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि जो डिवाइड ही नहीं हुआ है या फिर ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेबल एफआरएफ से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे इससे कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो वही सेम आंसर आएगा कि अगर डिवाइडेड वर्क है तो उसके लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है। डिवीजन कैसे हो सकता है, रीजन वाइज हो सकता है, जोन वाइज हो सकता है, बिजनेस यूनिट वाइज हो सकता है या फिर एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर वाइज भी हो सकता है। एंड जो काम डिवाइड नहीं हुआ है, जो कैसे हो सकता है, जो डिवाइड ही हमने नहीं किया हो, रेगुलेशन से रिलेटेड, एफआरएफ के रिलेटेड, तो उसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लस इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि अगर कॉमन वर्क है, प्लानिंग सबने की है, सब रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूशन लेकिन किसी एक ने किया तो एग्जीक्यूशन वर्क के लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम आंसर आएगा वापस से। Next question. Studio Limited appointed RST and Associates and XYZ and Company as joint auditor for conducting audit for year ending on 31st March 24. During audit, it was observed that there is significant understatement in value of trade receivable. The trade receivable valuation work was looked after by RST and Associates. However, there was no documentation outlining division of work between joint auditors. Comment on above situation with respect to allocation of responsibilities among joint auditors. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना पढ़ा था, सेम है, बस उसमें यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री था, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आ चुका है, बाकी पूरा का पूरा आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। Excellent Bank Limited is a public limited company. The said bank has various branches all over India. The bank appoints 3 joint auditors for the financial year ending 31st March 19. All the 3 joint auditors divide the work with mutual consent. Verification of consolidation, however, remain undivided. यानी तीनों joint auditors ने सारे काम डिवाइड कर लिए, बस verification of consolidation को common work रहने दिया। All branches and zones were divided among 3 joint auditors during audit of zones. CAZ, one of the joint auditor, expressed a concern about internal control in one of the large corporate branches situated in his zone. यानी zone wise उन्होंने अपना काम डिवाइड कर दिया है and CAZ को अपने zone में कोई प्रॉब्लम दिखी in the internal control. The irregularity was not reported in the final accounts as the other 2 joint auditors were not in favor of reporting and decision of not reporting the same was taken on the basis of majority. यानी उसने डिस्कस किया CAZ ने बाकी 2 joint auditors के साथ, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार हमें इसमें कुछ रिपोर्टिंग करना है, सब सही है, तो इसलिए उन्होंने उसे रिपोर्ट नहीं किया, CAZ ने भी उसे छोड़ दिया एंड प्रॉपर मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दी। Auditors were not in favor of reporting. Subsequently, fraud was detected in the said branch, which was audited by CAZ. The bank seeks your advice about the responsibility of the 3 joint auditors in the above situation. बाद में वो चीज सामने आ गई कि भैया तो irregularity थी लेकिन हमारे ऑडिटर ने हमें बताया नहीं, तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी। देखो, अगर कोई काम डिवाइडेड होता है तो वो जो डिवीजन ऑफ वर्क है तो वो पर्टिकुलर वर्क के लिए सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड कॉमन वर्क के लिए सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, राइट। लेकिन जब हमारी सारा काम हो जाता है, जब हमारी रिपोर्ट बनने जा रही होती है, तो सारे जॉइंट ऑडिटर्स एक साथ बैठते हैं एंड अपने अपने कंक्लूजन्स, अपने अपने एविडेंसेस एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पे CAZ ने भी किया। उसने अपनी पॉइंट बताया कि यहाँ पे इरेगुलरिटी है, लेकिन बाकी दोनों बोल दिया कि नहीं हमें ये रिपोर्ट नहीं करना है, हम क्लीन रिपोर्ट देंगे एंड उसके इन्फ्लुएंस में आके CAZ ने उस पॉइंट को निग्लेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है। अगर CAZ ने डिस्कस नहीं किया होता एंड अपने अकॉर्डिंगली निग्लेक्ट कर दिया होता पॉइंट, तो इस केस में सिर्फ CAZ रिस्पॉन्सिबल होता।
लेकिन उसने डिस्कस किया, आफ्टर डिस्कशन उसने इन्फ्लुएंस में आके, देखो वैसे तो गलती CAZ की ज्यादा है कि उसने इन्फ्लुएंस में हुआ क्यों, वो अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता था लेकिन उसने वो ऑप्शन नहीं लिया एंड उन दोनों की बात को मान के कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जो कि अनक्वालिफाइड थी वही दे दी। तो CAZ की गलती है, लेकिन उसने एक अच्छी चीज करी कि उसने बाकी दो जॉइंट ऑडिटर्स को बता दिया एंड उन्होंने मना करा था। दैट्स व्हाई यहाँ पे तीनों जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती क्योंकि उन्हें इस मैटर के बारे में पहले से ही पता था। बिफोर इशुएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट वो उसे सही कर सकते थे लेकिन उन्होंने उसे सही नहीं किया। दैट्स व्हाई यहाँ पे तीनों जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा है, हम नीचे देखेंगे तो thus all the three joint auditors will be held responsible for the fraud detected in the branch audited by CAZ as per SA 299। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन को आई वुड सजेस्ट कि आप 2-3 बार रीड कर लो ताकि आपको, क्योंकि एट दी पर्सन से ऐसा लगेगा कि भाई सिर्फ CAZ रिस्पॉन्सिबल है, नहीं भाई यहाँ पे उसने कम्युनिकेट ऑलरेडी कर दिया था। दैट्स व्हाई यहाँ पे सारे रिस्पॉन्सिबल अपने होंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्यूबी डिस्कशन फॉर SA 299। छोटा सा डिस्कशन था, आई होप आपको इस हमने जो भी क्वेश्चंस है वो फटाफट आप कर पाएंगे एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी अभी तक आपकी एमटीपीज आई हैं, यानी सितंबर 25 की भी जो एमटीपीज आई हैं, आरटीपीज आई हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यार हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है, आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है, फुल्ली कवर्ड है सब कुछ इसमें। तो अगर आपने मेरे पीडीएफ को पूरा कर लिया दैट मीन्स आपने पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया है फॉर दी ऑडिट सब्जेक्ट। ओके, सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे, इसी तरह खुशी खुशी पढ़ते रहिएगा। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। हियर दिस इज CA Nandini Gupta signing off।